प्रिय छात्रों, सुपरफास्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बिल्कुल सुपरफास्ट से आपको समझाते हैं, परीक्षा में पूरा आपका आएगा। आपको हमारे सिर्फ 10-12 वीडियो देखने हैं और फर्स्ट डिवीज़न आप बना लेते हैं हमारे वीडियो देखते हैं तो। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम आपका 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। इसको हम बच्चों प्लस में मानते हैं, प्लस 4 डिग्री सेल्सियस। चलो बताइए, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सोचा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? न्यूनतम विसरण का गुण ठोसों में पाया जाता है। चलो बताइए, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? ठोसों में। अगर पूछा जाए अधिकतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है, तब आपका उत्तर होगा गैस। तो अधिकतम विसरण का गुण गैसों में होता है और न्यूनतम विसरण का गुण ठोसों में होता है। बच्चों, विसरण होता क्या है? पदार्थ के कणों का अपने आप घुलना विसरण कहलाता है। जैसे कमरे में सुगंध का फैलना, पानी में डिटॉल की बूंद का मिलना, ये सब जो है विसरण के उदाहरण। माने अपने आप जब कोई पदार्थ मिल जावे, आप अपने हाथ से ना मिलाएं, अपने आप मिल जाएं तो उसको विसरण कहते हैं। ठीक है, तो कम से कम ऐसे आपने मोबाइल धर दी या किताब धर दी तो अपने आप क्या मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो ठोसों में न्यूनतम विसरण का गुण। अगर क्या किया आपने, अगरबत्ती क्या है कहीं पर भी लगा दी तो पूरे मकान में आपके सुगंध फैल जाती है। तो अधिकतम विसरण का गुण गैसों में होता है, न्यूनतम ठोसों में होता है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, यहाँ क्या लिखा है? कितनी। अगर हम इसको मैट दे में की को, तो यहाँ लिखा है 3। क्या लिखा है? 3। तो पदार्थ की बच्चों 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। चलो अब आपसे पूछते हैं, बताओ पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आप जल्दी से उत्तर दे देंगे 3। बच्चों पता है आपको, पदार्थ की चौथी पांचवी अवस्था भी वैज्ञानिकों ने खोज ली है। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था का नाम है बच्चों, पता है कौन सी है? बीईसी। पांचवी अवस्था पूछी जा सकती है तो आपको ध्यान रखना है बीईसी। क्या ध्यान रखना है आपको? बीईसी। लेकिन यहाँ पर आप जरूर उत्तर 3 का ही देंगे, ध्यान रखें। कितनी का हटा दीजिए, उत्तर आपका ताव ना लिखा है 3, तो कि हम आपको ट्रिक से भी समझाते हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य में न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? माने आपके सामने ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, इनके बीच में कम से कम खाली स्थान किस में होता है? तो सबको पता है, न्यूनतम माने कम से कम। तो इसका आंसर क्या बच्चों? ठोस। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके बीच कम से कम खाली स्थान होता है। अब बताओ, आपसे पूछ रहे हैं हम कि कौन से पदार्थ में न्यूनतम स्थान होता है? कौन से पदार्थ के कणों के मध्य में न्यूनतम स्थान होता है? तो ठोस में। अब हमसे पूछें आपसे कि बच्चों बताओ कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके मध्य में या जिसके कणों के मध्य में अधिकतम खाली स्थान होता है? तब आपका आंसर रहेगा गैस। और प्रश्न ऐसा आ जाए, ध्यान देना प्रश्न पे, यहाँ आप गड़बड़ कर जाते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य में न्यूनतम पूछा जाए तो ठोस, यहाँ अधिकतम लिखा आ जाए तो गैस। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल ये आता है आपका। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क माना होता है सूखा, तो सूखी बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? इसका आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों शुष्क बर्फ कहते हैं। ये 2 नंबर में भी आता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? आपका उत्तर रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं पाई जाती हैं और नगण्य संपीडितता होती है? तो बच्चों निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तो बच्चों सिर्फ ठोसों में होती हैं। ठीक है, अब बताइए आंसर कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसे कौन से पदार्थ की अवस्था है जिसमें निश्चित आकार होता है? तो ठोस। निश्चित आकार होता है ठोस, ध्यान दें आप। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है।
आयतन निश्चित होता है। देखिए यहाँ पर द्रव का आकार नहीं, गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो माने या तो बी सही है या सी है। फिर कह रहा कि आयतन निश्चित होता है। तो बच्चों जो द्रव होते हैं, द्रव पदार्थ होते हैं, उनका आयतन होता है निश्चित। प्रश्न है कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें टैंकर आदि में भर के रखा जा सकता है और एक स्थान से दूसरे कई किलोमीटर स्थान पर ले जा सकती हैं, उसको कहते हैं संपीड़ितता, माने पिचकाना। गैसों में पिचकने का गुण होता है। तो छोटे छोटे टैंकरों में कई लीटर गैस भर सकते हैं, हज़ारों लीटर गैस भर सकते हैं। तो गैसों में बच्चों पाई जाती है संपीड़ितता, माने गैसों में पाई जाती है पिचकने का गुण, ठीक है। इसलिए उन्हें टैंकर आदि में भर के ले जा सकते हैं। संपीड़ितता माने होती है पिचकना। प्रश्न है बर्फ़ का गलनांक क्या है? बर्फ़ का गलनांक क्या है? तो यहाँ ध्यान दीजिए 273.16 केल्विन, माने 16 है कह सकते हैं अपन, वैसे बोला जाता है पॉइंट के बाद 16। 273.16 केल्विन ये बर्फ़ का गलनांक है, याद रख लो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओटी में आता है या फिर आपका ये विकल्प में आएगा या जोड़ी में आएगा या 2 नंबर में, वो इस 2 नंबर में ये इम्पोर्टेंट है आपका, एक शुष्क बर्फ एक ये वाला, ठीक है। 273.16 केल्विन ये बर्फ़ का गलनांक है। प्रश्न है दो विभिन्न कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो विभिन्न कण हैं वो स्वतः आपस में मिल रहे हैं तो इन्हें अपन विसरण कहते हैं। भाई बात आ गई। अब आपको हम समझा रहे थे, जब कण अपने आप मिल रहे हों, जैसे कि डिटॉल को पानी में मिला दो अपने आप घुल जाएगी, तो अपने आप मिल रहे हों तो उसको विसरण कहते हैं। अपने आप कण मिल रहे हों, स्वतः माना होता है अपने आप जब कण मिल रहे हों तो उसको विसरण कहते हैं। बताओ अपने आप कणों का मिलना क्या कहलाता है? बताइए स्वतः कणों का मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। दाब बढ़ाने से किसके आयतन में कमी होती है? माने किसको हम उसका आकार जो है छोटा कर सकते हैं दाब बढ़ाने से, पिचकाने से। ध्यान दीजिए, ठोसों को हम नहीं पिचका पाते हैं, द्रवों को भी नहीं हम पिचका पाते हैं, लेकिन गैसों को पिचका लेते हैं। तो आयतन में कमी किसकी भई? गैसों की भई। तो देखिए दाब बढ़ाने से किसके आयतन में कमी होती है? उसके आयतन में कमी होती है, गैसों के आयतन में कमी होती है। अब है आपके रिक्त स्थान। तापमान में वृद्धि करने पर बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। सही बात है। आप कपड़े पहने हों गीले, ठीक है, तापमान में वृद्धि हो गई, माने आप कहाँ चले गए? आप छत पर चले गए, वहाँ पर क्या है? धूप है, तो तापमान में वृद्धि वहाँ पर, तो कपड़ों में जो पानी है वो बाष्प बन के उड़ जाएगा, तो बाष्पीकरण में वृद्धि हो गई। तो तापमान में वृद्धि करने से बाष्पीकरण में वृद्धि होती है। अगर हवा भी तेज चल रही हो बच्चों, तब भी बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। और बाष्पीकरण से पता क्या है? ठंडक उत्पन्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बाष्पीकरण से क्या होता है? ठंडक उत्पन्न होती है। वायु में उपस्थित या वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में विद्यमान या वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। बच्चों आपने देखा होगा गर्मियों में आपने पेप्सी पी होगी, आपने एक गिलास में, स्टील के गिलास में ठंडा पानी भरा होगा, तो उसके आसपास आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वो किस कारण से दिखाई देती हैं? आर्द्रता के कारण। अभी आप सर्दी शुरू हो गई, सर्दी में देख लेना आपको पानी आसपास नहीं दिखाई देगा, ठंडा पानी भर के देख लेना आप, लेकिन ऐसा बरसात के दिनों में और गर्मियों के दिनों में आपको ये पानी की बूंदें हैं आसपास दिखाई दे जाएंगी। तो ये सब एक कब होता है? ये होता है बरसात के दिनों में, ठीक है। और अधिकतम बरसात के दिनों में होता है। अभी भी पानी है, लेकिन बरसात के दिनों में आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं, गाँव की भाषा में कहते हैं उमस। गांव की भाषा में कहते हैं उमस। पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं निरंतर। आप क्या कहोगे सर एक मोबाइल है, क्या मोबाइल के कण गतिशील? बिल्कुल गतिशील है, बस आपको दिख नहीं रहे। इसलिए तो कोई वस्तु है, काफ़ी ऐसे अखबार हैं आपने अखबार खरीदे, धर दिए, 10 साल बाद देख लेना आपको कुछ नहीं मिलेगा अखबार में, धीरे धीरे वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो माने पदार्थ के कण जो हैं निरंतर गतिशील रहते हैं। और कुछ पदार्थों के कण जो हैं 1-2 साल में, जैसे पानी है, पानी रख दो आप,
धीरे धीरे उसके कण जो हैं चल चल कर चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक थाली में देख लेना, आप छत पर थाली रखे आओ, पर देखो 1-2 दिनों बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो समझ गए आपके पदार्थ के कण जो हैं निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ, बस फर्क इतना है, किसी पदार्थ के कण जो हैं तीव्र गतिशील होते हैं, किसी के धीमे गतिशील होते हैं, ये अंतर है बस। लेकिन पदार्थ के कण निरंतर जो है गतिशील रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। डेटॉल की बूंद को जल में मिलाने पर क्या होता है? विसरण की क्रिया होती है। डेटॉल की बूंद को आप पानी में मिला देते हैं तो अपने आप पूरे पानी में घुल जाती है। जो अपने आप पानी में घुलना, अपने आप मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आपको हम समझा चुके हैं। और बाष्पीकरण से उत्पन्न होती है ठंडक, इसको भी हम आपको बता चुके हैं। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, सभी को पता है। अब प्रश्न है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता अधिक होती। माने अब बताओ, आप इनको पिचका सकते हो, इनको पिचका सकते हो, इनको पिचका सकते हो, माना कि ठीक। तो सबसे ज़्यादा किसको पिचका सकते हो? सबसे ज़्यादा पिचका सकते हो गैसों को। यही इन्होंने लिखा है कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों में संपीड़ितता अधिक होती है। ये सिंपल सा प्रश्न है आपका, और आंसर भी सिंपल सा है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। पुनः एक प्रश्न, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उस न्यूनतम ताप को क्या कहते हैं? इसका गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक क्या है बताओ? बर्फ का गलनांक है 273.16 केल्विन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ी में भी पूछा गया है, एक नंबर वैसे ओटी में भी पूछा गया है। तो बर्फ का जो गलनांक है होता है 273.16 केल्विन। जल के कणों की ऊर्जा 273 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। देखो कितनी बार पूछा गया, 2 नंबर में भी आता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तब आपको लिखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के बाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं बाष्पीकरण। द्रव है, पानी है, वो बाष्प में, भाप में बदल रहा है, इसको क्या कहोगे? बाष्पीकरण। कब? क्वथनांक से कम, माने उबल नहीं रहा है। ऐसे कि आपने एक थाली में, एक बर्तन में पानी रख दिया, वो धीरे धीरे जो है बाष्प बनता जाएगा। वो बाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है। अगर आप उसको अग्नि से, आग से गर्म करोगे तो उबलने लगेगा, वो होगा क्वथनांक। तो क्वथनांक नहीं करना अपन को, क्वथनांक से कम पूछ रहा है वो। तो क्वथनांक से कम तापमान पर अगर द्रव बाष्प में बदल रहा है तो उसको हम कहते हैं बाष्पीकरण। तापमान को हम कैसे कैसे नापते हैं? तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं। प्रश्न है, केल्विन में तापमान कैसे निकालोगे? प्रश्न आए कि 5, प्रश्न ऐसा आएगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ, कुछ नहीं करना है। प्रश्न ऐसा आएगा कि 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ, तो यहाँ लिख दीजिए 5 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दीजिए। प्रश्न आएगा कि 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ, तो यहाँ लिख दीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और 273 जोड़ दीजिए। तो बहुत सरल है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि दाब का मात्रक पूछा जाएगा, तो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सहती को हम किलोग्राम भी कहते हैं, ध्यान रखें। ये आपकी ओटी में आ सकती है, जोड़ी में आ सकती है आपकी, ठीक है। तो सहती क्या होती है? किलोग्राम। सहती माना द्रव्यमान। इस तरीके से आपकी जोड़ियाँ आएंगी। तो अत्यधिक संपीड़ माने अत्यधिक आप पिचका सकते हैं गैस को। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। 16 नहीं लिखा है तो 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई माने शुष्क, ड्राई माने होता है शुष्क, आइस माने बर्फ़, तो ड्राई आइस माने शुष्क बर्फ़ है ठोस CO2, ठीक है, ध्यान देना, ठोस CO2। जल का क्वथनांक है माने जल कितने पे उबलता है, कितने तापक्रम पर उबलता है, तो 373 केल्विन तापमान पर उबलता है। अब हो सकता है पेपर में वो 373 केल्विन ना लिखें, सेल्सियस लिखें,
तो आपका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन कैसे बदलेगा, 273 जोड़ दो, 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ोगे तो आपका 373 केल्विन आंसर आ जाएगा। तो ये सरल फार्मूला रहता है, समझ लें आप। यह है आपके सत्य और असत्य। वायु की गति में वृद्धि होने से बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है, तो सत्य है। आप पंखा चला दो तो कपड़े जो हैं आपके जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि उसमें भरा पानी बाष्प बन करके उड़ जाएगा। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, तब सबको पता है। जल का क्वथनांक है 373 केल्विन, सबको पता है। जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। पदार्थ या द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है, तो सत्य है, ये भी सत्य है। जल की धारा नहीं कटती, गलत बात है। माने एक आप लेजम से पानी चला रहे हो, आप उंगली से या हाथ से उसको आर पार करके देखो, धारा कटती नहीं कटती। यहाँ लिख रहा है कि जल की धारा नहीं कटती, भाई सब कट जाती है ना, तो ये आपका असत्य है, नहीं कह रहा। कुर्सी है, वायु है, बादाम है और शीतल पेय पदार्थ के उदाहरण, ये तो आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, तो ये भी बच्चे देखो आपका सत्य है। वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग किया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। अब प्रश्न है, बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, तो ये आपका सत्य है। बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, आपका सत्य है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाता है, बिल्कुल सत्य है, ये तो 2 नंबर में भी आता है। सतह क्षेत्र बढ़ जाने से बाष्पीकरण दर कम हो जाती है। समझो बात, आपके पास 2 शर्ट हैं, आपकी ही शर्ट हैं, समझ रहे बात, आपकी ही शर्ट हैं, एक ही नंबर की हैं आपकी। तो एक शर्ट जो है आप फैली सुखा रहे हो तार पर, और एक आप ऐसी रखे है गुड़ी मुड़ी करके, जिसका आप क्षेत्रफल बढ़ाए, माने तो वो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो बाष्पीकरण दर तेज हो जाएगा। ये क्या लिखा है, सतह क्षेत्र बढ़ जाने से बाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। भाई साहब कम नहीं होती है, अधिक हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। कम लिख रहे हैं तो ये आपका असत्य हो गया है आपका। तो ये सिंपल सा प्रश्न था आपका। अब बच्चों आपके 1 नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। आजकल वैज्ञानिक पदार्थी कितनी अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं? आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, माने BEC। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, पिघलना माने गलना, तो उत्तर हो गया आपका गलनांक। ठोस बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ कहते हैं। प्रश्न ऐसे आएगा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ऐसा आ जाए ठोस बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ कहते हैं। तो कितना सा सिंपल सा आपका प्रश्न पूछा है। जल का हिमांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का हिमांक पूछा है, जल का हिमांक केल्विन पर कितना होता है? 273 केल्विन। अच्छा, तो अगर वो सेल्सियस में पूछे तो, अगर वो सेल्सियस में पूछे तो कुछ नहीं करना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो माने कितना सरल आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। तो जल का हिमांक केल्विन पैमाने पर होता है 273 केल्विन। अब आपका अंतिम प्रश्न है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मतलब होता है? हमने क्या बोला था, अगर केल्विन से सेल्सियस पूछे हैं तो 273 घटा देना। 300 में आप 273 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से देखिए आपसे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कमरे के ताप पर जल की अवस्था कैसी होती है? द्रव अवस्था होती है। आपसे पूछ सकते हैं तरलता किसे कहते हैं? तो पदार्थों में बहने के गुण को तरलता कहते हैं। पूछ सकते हैं वस्तु का आकार क्या होता है? तो वस्तु जितना स्थान घेरती है उससे उस वस्तु का आकार कहते हैं। पूछ सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? कोई वस्तु जो जगह घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहते हैं। तो हमने आपको पदार्थ अध्याय के बारे में बता दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो 1-2 बार चला कर के देखें
क्वेश्चन के आंसर आपसे परीक्षा में बन जाएंगे, आंसर आपको याद रहेंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें और खुश रहें।